आज हम एक तरह की मनोवैज्ञानिक जासूसी करने वाले हैं। मामला ये है कि वो कौन सी चीज है जो हम बनाती है। हम्म। और हमारे सामने दो मुख्य संदिग्ध हैं। पहला हमारे जीन्स यानी हमारी प्रकृति, हम्म। और दूसरा हमारी परवरिश और हमारा माहौल, मतलब हमारा पोषण। नेचर वर्सेस नर्चर। बिल्कुल। सालों तक दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक मतलब इन दोनों में से किसी एक को ही मुख्य गुनहगार साबित करने की कोशिश में लगे रहे। जी। हमारे पास आज कुछ स्रोत हैं जो इस बहुत पुरानी बहस की गहराई में उतरते हैं। तो हमारा मिशन है इस गुत्थी को सुलझाना। क्या हम पैदाइशी तौर पर वैसे ही होते हैं जैसे हैं, या फिर दुनिया हमें ऐसे बना देती है? आज के स्रोत बताते हैं कि असली कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल। और ये कहानी किसी एक मुजरिम की नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल साझेदारी की है। आज हम देखेंगे कि ये बनाम की लड़ाई है ही नहीं, बल्कि साथ का एक ऐसा रिश्ता है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ताकतें मिलकर हमें वो इंसान कैसे बनाती हैं जो हम आज हैं। ठीक है, तो किसी भी जासूसी की तरह शुरुआत बुनियादी बातों से करते हैं। जब हम ये कहते हैं प्रकृति और पोषण, तो हमारा ठीक ठीक मतलब क्या होता है इनसे? तो देखिए, प्रकृति या नेचर का मतलब है हमारी आनुवंशिकता, वो सब कुछ जो हमें जन्म के समय हमारे माता पिता से जीन्स के रूप में मिला है। जैसे हमारी आंखों का रंग। हाँ, आंखों का रंग, हमारे बालों की बनावट, कुछ हद तक हमारी शारीरिक काठी भी। इसे आमतौर पर एक स्थिर ब्लूप्रिंट की तरह देखा जाता है। और पोषण मतलब? हमारा माहौल। हाँ, पोषण या नर्चर का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ हमारा पालन पोषण ही नहीं आता, बल्कि हमारी शिक्षा, हमारे दोस्त, हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन के सारे छोटे बड़े अनुभव भी शामिल हैं। अच्छा। ये वो दुनिया है जो हमारे जन्म के बाद हमें आकार देती है, और ये लगातार बदलती रहती है। पुरानी बहस यही थी कि हमारी बुद्धि और हमारे व्यक्तित्व पर किसका पल्ला ज्यादा भारी है। तो दशकों की इस बहस के बाद आज के मनोवैज्ञानिक किस नतीजे पर पहुंचे? क्या कोई एक जीता? यही तो सबसे दिलचस्प मोड़ है। आज कोई ये नहीं पूछता कि कौन जीतता है। तो क्या पूछते हैं? आज ये पूछा जाता है कि ये दोनों साथ में काम कैसे करते हैं। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने इसे समझाने के लिए एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा सूत्र दिया था। क्या था वो? विकास बराबर आनुवांशिकता गुणा पर्यावरण। विकास बराबर आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण। यहाँ ध्यान देने वाली बात गुणा का निशान है, जमा का नहीं। मुझे लगता है इसका मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल, गणित का सीधा सा नियम है। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो नतीजा शून्य ही होगा। 0 ही होगा। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी गायब हो तो विकास संभव ही नहीं है। ये एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसे समझने के लिए शायद वो बीज और मिट्टी वाला उदाहरण सबसे अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक बेहतरीन किस्म का बीज जो हमारी आनुवंशिकता है, वो भी बंजर जमीन में यानी खराब पर्यावरण में पौधा नहीं बन सकता। सही बात है। और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में भी तब तक कुछ नहीं उगेगा जब तक उसमें बीज ना डाला जाए। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, और मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। कभी-कभी मिट्टी यानी पर्यावरण इतना अच्छा होता है कि वो एक औसत बीज को भी उम्मीद से बेहतर बना देता है, और यहीं से पोषण की असली ताकत दिखती है। ठीक है, तो ये गुणा वाला फॉर्मूला समझ में आता है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? क्या जीन्स बस एक हाँ या ना का स्विच है, या ये हमें विकल्पों की एक सूची देते हैं? आपका सवाल सीधा उस सिद्धांत पर ले जाता है जो इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करता है। इसे रिएक्शन रेंज थ्योरी या प्रतिक्रिया सीमा का सिद्धांत कहते हैं। रिएक्शन रेंज थ्योरी? जी, इसे गॉट्समैन ने दिया था। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे जीन्स हमारे विकास की एक सीमा तय कर देते हैं, एक न्यूनतम और एक अधिकतम स्तर। एक सीमा मतलब एक दायरा? खेल कैसा खेला जाएगा, ये हमारा पर्यावरण तय करता है। अच्छा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बुद्धि यानी आईक्यू। मान लीजिए किसी बच्चे के जीन्स में आईक्यू की एक सीमा 80 से 120 के बीच तय है। एक मिनट, मुझे हमेशा लगता था कि आईक्यू या तो होता है या नहीं होता, लेकिन ये रिएक्शन रेंज का विचार तो ये कह रहा है कि एक ही बच्चे के अंदर माहौल के हिसाब से 30-40 पॉइंट का फर्क आ सकता है। क्या ये सच में संभव है? बिल्कुल संभव है, और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खोज है। अगर उस बच्चे को बहुत खराब माहौल मिलता है, गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की कमी, तो शायद उसका आईक्यू सीमा के निचले स्तर पर यानी 85 के आसपास ही रह जाएगा।
लेकिन अगर उसी बच्चे को बहुत अच्छा और समृद्ध माहौल मिले, अच्छे स्कूल, बेहतर पोषण, सीखने के भरपूर मौके, माता-पिता का प्रोत्साहन, तो उसका आईक्यू उसी सीमा के ऊपरी स्तर तक, शायद 115 या 120 तक भी पहुंच सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात शायद ये है कि माहौल कितना भी असाधारण क्यों ना हो, वो जीन्स द्वारा तय की गई 120 की ऊपरी सीमा को पार नहीं कर सकता। बिल्कुल। मतलब पर्यावरण हमारी क्षमता को हकीकत में बदलता है, लेकिन वो उस मूल क्षमता को बना नहीं सकता जो जीन्स में है ही नहीं। आपने एकदम सही समझा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। वो क्या? कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन पर इस सीमा का नियम उतना लागू नहीं होता। मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो माहौल से लगभग अप्रभावित रहती हैं? हाँ, C.H. वॉडिंगटन ने इसे कैनलाइजेशन थ्योरी कहा। इसका मतलब है कि कुछ गुण हमारे जीन्स में इतनी गहराई तक गढ़े होते हैं, जैसे किसी नहर यानी कैनाल में पानी बहता है, कि उन पर पर्यावरण का असर बहुत मामूली या न के बराबर पड़ता है। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण है बच्चों का बड़बड़ाना, जिसे बैबलिंग कहते हैं। अच्छा। दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी देश या संस्कृति में पैदा हुआ हो, यहाँ तक कि अगर वो जन्म से बहरा भी हो, तब भी लगभग 6 महीने की उम्र में एक जैसी ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है। वाकई? जी, ये एक अत्यधिक कैनलाइज्ड गुण है जिस पर जीन्स पूरी तरह से हावी हैं। इसी तरह 2 पैरों पर चलना सीखना भी काफी हद तक ऐसा ही है। ये चीजें होकर ही रहती हैं। तो आप कह रही हैं कि कुछ चीजें जिससे बच्चे का बड़बड़ाना इतनी पक्की हैं कि माहौल उसे बदल ही नहीं सकता। ये तो एक तरह से किस्मत जैसा लगता है। एक तरह से कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक कौशल, किसी भाषा की शब्दावली या शिष्टाचार जैसे गुण कम कैनलाइज्ड होते हैं। अच्छा। इन पर पर्यावरण का असर बहुत ज्यादा होता है। कोई बच्चा शिष्टाचार के साथ पैदा नहीं होता, वो उसे अपने समाज और परिवार से ही सीखता है। ये तो बहुत ही रोचक है। लेकिन अब तो विज्ञान इससे भी एक कदम आगे चला गया होगा। बिल्कुल। एक पूरा नया क्षेत्र है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं, और ये इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। एपिजेनेटिक्स? जी, एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारा पर्यावरण, जैसे हमारा खान-पान, तनाव या हम जिन रसायनों के संपर्क में आते हैं, वो हमारी जीन्स को चालू या बंद भी कर सकता है। क्या मतलब जीन्स को चालू या बंद कर सकता है? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। पर ये सच है। कल्पना कीजिए कि आपके जीन्स एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह हैं, जिसमें हजारों किताबें हैं। आनुवंशिकता आपको ये लाइब्रेरी देती है। ठीक है। लेकिन एपिजेनेटिक्स वो लाइब्रेरियन है जो तय करता है कि कौन सी किताब पढ़ी जाएगी और कौन सी बंदी रहेगी। तो जीन सिर्फ एक सीमा ही नहीं तय करते, माहौल उन पर सीधे तौर पर असर डालकर ये भी तय करता है कि कौन सा जीन अपनी भूमिका निभाएगा और कौन सा खामोश रहेगा। ये तो इस पूरी बहस को एक नए ही स्तर पर ले जाता है। मतलब माहौल सिर्फ हमारी क्षमता को निखारता ही नहीं, बल्कि ये भी तय कर सकता है कि हमारी कौन सी क्षमताएं सामने आएंगी। और ये रिश्ता और भी ज्यादा जटिल है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण जीन्स पर कैसे असर डालता है, लेकिन एक और सिद्धांत है जीन एनवायरनमेंट कोरिलेशन, जो कहता है कि हमारे जीन्स भी हमारे पर्यावरण को चुनने में मदद करते हैं। ये तो उल्टा हो गया। हमारे जीन्स हमारा माहौल चुनते हैं। ये कैसे हो सकता है? सोचिए, एक बच्चा जो जन्म से ही ज्यादा सामाजिक और बहिर्मुखी स्वभाव का है, वो खुद ही ऐसे मौके ढूंढेगा जहां वो दूसरे बच्चों के साथ खेल सके, लोगों से बात कर सके। हाँ, ये तो होता है। तो इस तरह उसके जीन्स ने उसे एक सामाजिक माहौल की ओर धकेल दिया। वहीं एक बच्चा जिसे संगीत में स्वाभाविक रुचि है, वो खुद ही संगीत के उपकरणों की तरफ आकर्षित होगा, जिससे उसे एक संगीतमय माहौल मिलेगा। ये एक दो तरफा रास्ता है। कमाल है। तो हम सिर्फ अपने माहौल से प्रभावित ही नहीं होते, बल्कि हम अपने जीन्स के आधार पर अपने लिए माहौल बनाते भी हैं। पर इन सब सिद्धांतों का सबूत कहाँ है? वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? इस केस में सबसे मजबूत सबूत, यानी जो स्मोकिंग गन है, वो जुड़वा बच्चों पर हुए अध्ययनों से मिलता है। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। समरूप और भ्रातृय जुड़वा, है ना? बिल्कुल। पहले होते हैं समरूप जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विन्स, जो एक ही अंडे से बनते हैं और जिनके जीन्स 100% एक जैसे होते हैं। अध्ययनों में इन पर जो नतीजे मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। क्या पता चला? पता चला कि अगर ऐसे जुड़वा बच्चों को जन्म के बाद अलग कर दिया जाए और वे बिल्कुल अलग अलग माहौल में पले बढ़े। अच्छा। मान लीजिए एक भारत में और दूसरा अमेरिका में, एक अमीर परिवार में और दूसरा गरीब,
तब भी बड़े होने पर उनकी बुद्धि, उनके स्वभाव और यहाँ तक कि उनकी पसंद नापसंद में भी आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है। कितनी ज्यादा? उनके आईक्यू के बीच का सहसंबंध 0.86 तक होता है। एक मिनट, 0.86, ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनकी परवरिश, उनके स्कूल, उनके दोस्त, इन सब का असर बहुत कम हुआ। ये तो हमारे समाज की पूरी धारणा पर ही सवाल उठाता है कि अच्छी परवरिश ही सब कुछ है। ये बिल्कुल सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि आनुवंशिकता की पकड़ कितनी मजबूत हो सकती है। अब इसकी तुलना करते हैं भ्रातृय जुड़वा यानी फ्रेटर्नल ट्विन से। ठीक है। ये दो अलग अलग अंडों से बनते हैं और आनुवंशिक रूप से सिर्फ 50% समान होते हैं, जैसे कोई भी दो सगे भाई बहन। अगर वे एक ही घर में, एक ही माहौल में पलते बढ़ते हैं, तब भी उनके आईक्यू का सहसंबंध लगभग 0.60 होता है। तो समरूप जुड़वां जो अलग अलग पले, वो भ्रातृय जुड़वां जो साथ पले, उनसे भी ज्यादा समान है। यही वो अंतर है जो हमें बताता है कि जीन्स का रोल कितना बड़ा है। बिल्कुल। इसी तरह गोद लिए गए बच्चों पर हुए अध्ययन भी यही कहानी कहते हैं। अगर कोई गोद लिया हुआ बच्चा अपने जैविक माता पिता जैसा ज्यादा है, जिनसे उसे जीन्स मिले हैं लेकिन जिनके साथ वो रहा नहीं, तो ये आनुवंशिकता का प्रभाव है। हाँ। और अगर वो अपने पालक माता पिता जैसा ज्यादा है, जिन्होंने उसे पाला पोसा है, तो ये पर्यावरण के प्रभाव को दिखाता है। ज्यादातर मामलों में दोनों का असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब जब हमने सारे सबूत देख लिए हैं, तो इसका हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या मतलब है। चलिए विकास के अलग अलग क्षेत्रों पर इसके असर को समझते हैं। शुरुआत शारीरिक विकास से करते हैं। शारीरिक विकास के मामले में पलड़ा लगभग पूरी तरह से आनुवंशिकता की तरफ झुका होता है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, बालों का प्रकार कैसा होगा और हमारी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, ये सब लगभग पूरी तरह से हमारे जीन्स तय करते हैं। हाँ, यहाँ पर्यावरण का रोल एक सहायक का है। अच्छा पोषण और व्यायाम हमें उस अधिकतम लंबाई तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं जो हमारे जीन्स ने तय की है, लेकिन वे उस सीमा को बदल नहीं सकते। बिल्कुल। अब आते हैं बौद्धिक विकास पर। यहाँ ये जटिल साझेदारी साफ दिखती है। एक बहुत अच्छी कहावत है जो इसका सार बताती है, बुद्धि की नींव आनुवंशिकता रखती है और वातावरण उस पर इमारत बनाता है। वाह। जीन्स हमें एक दिमागी हार्डवेयर देते हैं, लेकिन हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक और हमारे अनुभव उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं और उसे अपडेट करते रहते हैं। और भाषा विकास के बारे में क्या? बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं? ये भी तो इसी बहस का एक हिस्सा है। हाँ, भाषा विकास इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। नोम चॉम्स्की जैसे भाषाविद कहते हैं कि भाषा सीखने की क्षमता और व्याकरण के नियम हमारे दिमाग में जन्मजात होते हैं। अच्छा। लेकिन हम कौन सी भाषा सीखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी या जापानी, ये 100% हमारा वातावरण तय करता है। क्षमता प्रकृति से मिलती है, लेकिन उसका स्वरूप पोषण से तय होता है। सामाजिक और नैतिक विकास की बात करें तो ये बहुत पेचीदा लगता है। क्या किसी के अंदर ईमानदारी या धोखेबाजी का गुण जन्म से हो सकता है, या ये पूरी तरह से परवरिश पर निर्भर करता है कि कोई बच्चा बड़ा होकर सच बोलेगा या झूठ? यहाँ पड़ला लगभग पूरी तरह से पर्यावरण की तरफ झुका हुआ है। सोचिए, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द, ये किसी के जीन्स में नहीं होते। ये हम अपने माता पिता को देखकर, अपने दोस्तों से सीखते हैं। सही बात है। कोई भी बच्चा सामाजिक या नैतिक पैदा नहीं होता। सहयोग करना, नेतृत्व के गुण और सही गलत की समझ, ये सब कुछ बच्चा अपने घर, स्कूल और समाज के माहौल से ही सीखता है। एक बच्चा जो ऐसे माहौल में पलता है जहां झूठ बोलना एक आम बात है, उसके लिए झूठ को गलत समझना बहुत मुश्किल होगा, चाहे उसका स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और आखिर में व्यक्तित्व, जो शायद सबसे जटिल पहेली है। हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है? इसके लिए एक सरल सूत्र है, व्यक्तित्व = स्वभाव प्लस चरित्र। स्वभाव और चरित्र। हाँ, स्वभाव यानी टेम्परामेंट वो हिस्सा है जो हमें आनुवंशिकता से मिलता है। हम सबने देखा है, एक ही घर में पले बड़े दो भाई बहनों में से एक तूफान की तरह होता है और दूसरा एकदम शांत। हाँ, ये तो है। माता पिता हैरान रहते हैं कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। असल में कमी कहीं नहीं है, वो बस उनका आनुवंशिक लॉटरी का टिकट है। ये तो बहुत से माता पिता को राहत देगा। तो अगर स्वभाव जन्मजात है, तो चरित्र क्या है? चरित्र यानी कैरेक्टर वो हिस्सा है जिसे हमारा पर्यावरण, हमारे अनुभव और हमारी सीख गढ़ते हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी सत्यनिष्ठा, हमारे मूल्य, ये सब चरित्र का हिस्सा है। तो हमारा व्यक्तित्व इन दोनों के मेल से बनता है।
एक कच्चा माल जो जीन से मिला और एक अंतिम उत्पाद जिसे समाज और अनुभवों ने तराशा। तो हमारी आज की इस पूरी जासूसी और चर्चा का सार ये है कि इस केस में कोई एक मुजरिम नहीं है। ये प्रकृति बनाम पोषण की कोई जंग है ही नहीं। बिल्कुल। ये एक जटिल साझेदारी है, एक गुणा का रिश्ता है, जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम अपनी आनुवंशिक विरासत और हमें आकार देने वाली दुनिया दोनों की उपज हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अगर हमारे जीन्स हमारी क्षमता की केवल एक सीमा तय करते हैं और हमारा पर्यावरण ये तय करता है कि हम उस सीमा में कहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये हम सब पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डालता है। अपने परिवारों में, अपने स्कूलों में और अपने समाज में एक ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी जो हर किसी को अपनी पूरी क्षमता की ऊपरी सीमा तक पहुँचने का मौका दे।